सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी केदारनाथ यात्रा के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये जानकारी भी दूंगा कि आप किस तरह से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइक पर सवार होकर मैं और अवन भाई सुबह 8 बजे कासगंज से निकल पड़े केदारनाथ धाम की तरफ। आज हमने पूरे दिन में 300 किलोमीटर का सफ़र तय किया और अभी फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं हरिद्वार में श्री संत मंडल आश्रम नामक धर्मशाला में हमने अपना रूम बुक किया। रूम हमें तीसरे फ्लोर पे मिला और रूम का किराया था हमारा एक रात का 600 रुपये। रूम में अपना सारा सामान रखने के बाद हम निकल लिए हरिद्वार मार्केट सैर सपाटा करने के लिए और घूमते घूमते हम पहुंच गए गंगा जी के तट पर हर की पौड़ी। यहाँ हमने शाम का शानदार नज़ारा एंजॉय किया। देखते ही देखते दिन ढलने लगा और संध्या आरती का समय हो गया। यहाँ हमने गंगा जी की महाआरती का आनंद उठाया। महाआरती देखने के बाद हमने श्री गंगा जी में लगातार 7 डुबकियाँ लगाई। शाम का वक्त था और पानी जो है बहुत ठंडा लग रहा था उस समय। दूसरे दिन सुबह 8 बजे ही हमने अपनी चलने की तैयारियां शुरू कर दी। हरिद्वार से करीब 90 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। 2 नदियां निकल रही हैं। यहाँ पे जो 2 नदियों का संगम है, यहाँ से श्री गंगा जी का उद्गम स्थान है। पीछे जो एकदम नीले कलर का पानी आप देख रहे हैं वो भागीरथी नदी का है और ये जो इधर से जो नदी आ रही है ये अलकनंदा नदी है जिसका पानी थोड़ा सा मटमैला है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए दूसरे दिन में हमने हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का सफ़र तय किया जो करीब 220 किलोमीटर का था। शाम के 4:30 बज चुके हैं और यहाँ पे हमें लंबा ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से करीब 38 किलोमीटर दूर है। ट्रैफिक को चीरते हुए हम शाम को 7 बजे तक सीतापुर पहुँच गए जो कि सोनप्रयाग से मात्र आधा किलोमीटर पहले है। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद सीतापुर में होटल रुद्राक्ष रेजिडेंसी में हमने अपना ये रूम बुक किया। रूम का एक रात का किराया था 2000 रुपये। चूँकि अभी केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, इसलिए रूम बड़ी मुश्किल से मिल पा रहे हैं। तीसरे दिन सीतापुर से सुबह 7 बजे रेडी होकर हम निकल लिए सोनप्रयाग की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीतापुर से ही श्रद्धालुओं की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। लाइन में वो लोग लगे हैं जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आप भी बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हुए केदारनाथ धाम में आ सकते हैं। यहाँ पे सोनप्रयाग में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा अवेलेबल है। हालांकि हमने भी बहुत कोशिश की लेकिन हमारा भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो उसके बाद हमने सोनप्रयाग में अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। अगर आप स्वयं का साधन लेकर आते हैं तो उसे या सीतापुर में पार्किंग में खड़ा करना होता है या फिर आप उसे अधिकतम सोनप्रयाग की पार्किंग में खड़ा कर सकते हैं। वहाँ से आगे अपना स्वयं का साधन नहीं ले जा सकते। सोनप्रयाग में आपको बैग वगैरह जमा कराने के लिए क्लॉक रूम की सुविधा मिल जाएगी। बाबा केदारनाथ की कृपा से हमें सोनप्रयाग में हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए, तो उनकी सहायता से हमने लाइन में बिना लगे ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव शिव शंभू। गाइस आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश हो रही है और इधर लाइन दिखाओ कितनी लंबी लाइन लगी हुई है पीछे तक, आगे भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। जीवन में आज तक मैंने ऐसी यात्रा नहीं की भाई, बहुत खतरनाक है। अगर बारिश नहीं होती ना तो कसम से मज़ा आ जाता है यहाँ पे। ये है सोनप्रयाग का लास्ट पॉइंट है। यहाँ से आगे यहाँ पे जो सरकारी टैक्सी लगी हुई है यहाँ से हम गौरीकुंड तक जा सकते हैं टैक्सी के माध्यम से। यहाँ से गौरीकुंड करीब 5 किलोमीटर दूर है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी केदारनाथ का पैदल ट्रैक जो है चालू कर सकते हैं केदारनाथ तक। यहाँ से केदारनाथ की दूरी करीब 20 किलोमीटर है, लेकिन हम यहाँ से टैक्सी पकड़ के गौरीकुंड तक जाएंगे और फिर वहाँ से हम पैदल ट्रैक शुरू करेंगे, क्योंकि गौरीकुंड से आगे तो पैदल ही करना पड़ेगा या फिर खच्चर से कर सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक प्रति व्यक्ति सवारी का किराया है 50 रुपया। इसको यहाँ पर शटल सेवा बोलते हैं। और अब यहाँ से होता है हमारा पैदल ट्रैक चालू। जैसा कि लिखा हुआ है केदारनाथ 16 किलोमीटर। ट्रैक चालू करने से पहले हमने यहाँ पे गर्मा गर्म पकोड़े खाए, साथ में चाय पी। पकोड़े जो मैं बड़े इत्मीनान से खा रहा हूँ ना, एक पकौड़ा यहाँ पे 5 रुपये का है और चाय का रेट है यहाँ पे 20 रुपया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे महंगाई की दर बढ़ती जाती है। इस ट्रैक को आप 4 तरीके से कर सकते हैं। पैदल जा सकते हैं, पिट्ठू से जा सकते हैं, खच्चर से जा सकते हैं और हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी आप इस ट्रैक को कर सकते हैं। तो गौरीकुंड से आपको पिट्ठू की सुविधा मिल जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों के पास टोकरी है, तो टोकरी में बिठा कर ये ऊपर तक लोगों को पहुंचाते हैं मंदिर तक।
ये गौरीकुंड का लोकल मार्केट है। यहाँ पे एक सकरी गली है, तो इसी गली में होकर सभी यात्रियों को निकलना पड़ता है। गौरीकुंड में मंदाकिनी नदी के जस्ट बगल में बने हुए से प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड में आप स्नान करके आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे स्नान नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस समय। यहाँ हमने श्री गौरी मैया के मंदिर के दर्शन किए और मंदिर में ही निकटतम स्थानों के बारे में डिटेल थी और श्री केदारनाथ धाम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। गौरीकुंड से करीब 300-400 मीटर आगे चल के यहाँ पे खच्चर पड़ा हुआ है, तो जो लोग खच्चर से जाना चाहते हैं वहाँ से खच्चर से जा सकते हैं और जो लोग पालकी से जाना चाहते हैं वो पालकी से भी जा सकते हैं। पैदल यहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं। इधर ही से ना यही रास्ता है। पहली बार आया अंकल जी, मुझे पता नहीं, शायद यही रास्ता है पैदल वालों का, खच्चर वालों का। पहली बार आए आप? मैं पहली बार आया। अब मेरा ही पहला एक्सपीरियंस है। अंकल जी कह रहे पैदल वाले की तरफ जाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे खच्चर बहुत ज़्यादा हैं। इधर जा रहे हैं, इधर से नीचे की साइड में उतर रहे हैं खच्चर, और यहाँ पे भी वहाँ आगे तक बहुत सारे खच्चर खड़े हुए हैं। देखो देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सभी दूरी का, जहाँ से जहाँ तक आपको खच्चर से सफर तय करना है। देखिए यहाँ पे पानी की टंकी लगी हुई है, लिखा हुआ है आगे पत्थर गिरने का भय, कृपया देख कर वह सावधानी पूर्वक। तो यहाँ से ना हमने पानी पिया है, पानी की बोतल भरी है। इस बोतल में वैसे इतना ठंडा पानी जितना घर पर हम पीते हैं ना फ्रिज में से निकाल के, उतना ठंडा पानी है। और अभी 13.5 किलोमीटर का सफर तय करना है और टाइम कितना हो गया है? 11:29 हो गए हैं, 11:30 बज गए हैं। अब देखते हैं हम कब तक सफर पूरा तय कर पाते हैं। चलिए इधर देखिए, पालकी दिखाओ। देखो पालकी है ना, इसमें 4 लोग लगते हैं, 2 लोग आगे 2 लोग पीछे। गौरीकुंड से करीब 6 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए भीमबली। यहाँ पे श्री भीम जी के टेंपल में ढोक प्रणाम किया हमने, और इसके जस्ट पास में ही GMVN का एक सरकारी रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हमने खाना खाया। यहाँ पे 200 रुपये प्लेट मिली और काफ़ी अच्छा खाना मिला। भीमबली से आगे केदारनाथ तक 2 रास्ते निकलते हैं। एक ये लॉन्ग रास्ता है, इसमें एकदम सपाट रास्ता है, और एक सीधा रास्ता है, इसमें आगे चल के सीढ़ियाँ हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये शॉर्ट वाला रास्ता चुना। गजगजामती हुई नदी को सुनते हुए, देखते हुए और प्रकृति को एंजॉय करते हुए हम आगे की तरफ बढ़े। कुछ समय बाद बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी, लेकिन हम भी ठहरे नहीं, हमने रेनकोट पहना और निकल लिया आगे की तरफ। केदारनाथ में मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश शुरू हो जाए, कब बारिश थम जाए। अभी हम नीचे थे, देखिए वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो वहाँ पे जब हम थे तो मौसम एकदम साफ था। वहाँ से हमने ऊपर तक चढ़ाई की है, तुरंत यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। तो जब भी आप केदारनाथ आएँ तो अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करें और साथ ही साथ गर्म कपड़े भी रखें, क्योंकि यहाँ पे लोग बता रहे थे कि जब आप जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंड आपको बढ़ती जाएगी। अभी करीब हमारा आधा सफ़र कंप्लीट हुआ है। यहाँ से श्री केदारनाथ 8.5 किलोमीटर दूर। ओह, अब तो धीरे धीरे सांस फूलने लगी है भाई। लाइफ में पहली बार मैं इतनी ऊंची चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ। अभी यहाँ से ग्लेशियर देखना शुरू हो गया, देखो, और ऊपर धूप निकल रही है तो काफ़ी अच्छा नज़ारा बन रहा है। उधरों का रास्ता है, लेकिन ये बता रहे हैं लोग कि यहाँ से शॉर्टकट है। तो हमने कहा जितना शॉर्टकट हो उतना निकल लें। और देखिए रास्ते में अगर आप थक जाते हो तो इस तरह के कैंप में रुक सकते हैं। यहाँ से केदारनाथ की दूरी है करीब 5 किलोमीटर। यहाँ आप मेरे दोनों तरफ बर्फ़ के पहाड़ देख सकते हैं। यह केदारनाथ का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और जहाँ पे हम चल रहे हैं यहाँ नीचे भी काफ़ी बर्फ़ जमा हो रखी है। लोग यहाँ पे फ़ोटो वीडियो शूट कर रहे हैं, पूरा एंजॉय लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम के 7:19 हो गए हैं और पिछले करीब पौने घंटे से लगातार बारिश हो रही है जमकर। अब बारिश थोड़ी सी रुकी है, तभी मैं बाहर निकल के वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं। यहाँ पे ये वाला जो कैंप है इसको हमने बुक कर लिया है। 2 लोग हैं, वैसे 3 लोगों का कैंप है, तो हम 2 लोगों के 300 रुपये हैं एक रात के लिए। और अभी हम केदारनाथ से करीब 2 किलोमीटर पहले, 2 या 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से केदारनाथ मंदिर, तो यहाँ रुके हैं। अगर हम और आगे चलते चले जाएंगे तो वहाँ पे महंगाई बढ़ती चली जाएगी। ये चैन खुल गई जी अपनी। जिनके यहाँ पर हमने टेंट लिया है ना, उन्हीं के यहाँ से भैया ने देखिए गर्मा गर्म पानी भर दिया बोतल में। कह रहे हैं अपने ही आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ पानी गर्मा गर्म।
ऐसे ठंडे मौसम में गर्म गर्म पानी मिल जाए ना भाई साहब, एकदम अमृत के समान लगता है। क्यों भाई, क्या बोलती है इंडिया की प्रॉब्लम? ठंडी की वजह से ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हर शंभू, जय भोलेनाथ। अगले दिन सुबह 4 बजे -2 के टेम्परेचर में हमने अपनी चढ़ाई शुरू की। थोड़ा आगे बढ़े तो एक जगह लोगों ने आग जला रखी थी, वहाँ हमने अपने हाथ सेके। सुबह के 4:45 बज गए हैं और यहाँ पे आप पहाड़ों का नज़ारा देखिए, बहुत ही शानदार नज़ारा दिख रहा है। यहाँ से मंदिर अभी करीब 1 किलोमीटर दूर है। करीब 1 घंटा चलने के बाद हमने पीछे चाय पी है। अब सफ़र को जारी। तो फाइनली 1 घंटा 15 मिनट चलने के पश्चात हम पहुंच गए बाबा केदारनाथ के धाम। तो यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है ये वेरिफिकेशन करवाने के लिए है। तो यहाँ पर हम लाइन में लग गए, यहाँ हमने अपने वेरिफिकेशन कराया और फिर आगे की तरफ बढ़े। यहाँ पर आपको थोड़ी सी चमक दिखाई दे रही होगी और इधर यहाँ पे सूर्य भगवान निकल रहे हैं। हम इधर शॉर्टकट रास्ते से आ गए, मेन रास्ता ये है। यहाँ पे आके देखा तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ तक, देखो। जय श्री केदार। कल सुबह 8 बजे हमने सोनप्रयाग से अपना सफ़र शुरू किया था और आज सुबह के 6 बज गए हैं, यानी कि हमें पूरे 22 घंटे हो गए हैं यहाँ तक पहुँचने में। दोस्तों, हिंदुस्तान में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से सबसे अधिक ऊंचाई पर है केदारनाथ जी का मंदिर। और कमाल की बात यह है, ये सभी ज्योतिर्लिंग बरसों पुराने हैं और सभी जो हैं एक लाइन में बने हुए हैं, केदारनाथ से लेकर और साउथ तक। अब बात ये आती है कि केदारनाथ का जो मंदिर है इसका निर्माण कब हुआ था। इसके बारे में आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर का निर्माण जो है पांडवों ने करवाया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, नरसंहार हुआ था। तो उससे पाप से मुक्त होने के लिए पांडव यहाँ आए थे और यहाँ उन्होंने शिव की पूजा की थी और उसके बाद मंदिर का जो है निर्माण हुआ था। और कुछ लोग ऐसा बताते हैं यहाँ पे जब पांडव आए थे तो भगवान शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए, तो उनको बताया गया था कि यहाँ से बहुत सारे बैल निकलेंगे, तो उनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा इनमें भगवान शिव हैं, क्योंकि उन सारे बैल में एक भगवान शिव थे। तो ऐसे तो उनको पहचान नहीं होता कि कौन भगवान शिव है इनमें से। तो भीमबली ने क्या किया, इधर दिखाइए, पर्वत देखिए कितना ऊंचा है। एक पैर इस पर्वत पर रखा और दूसरा पैर इस पर्वत पर रखा। दोनों पैरों पे भीमबली ने दोनों पर्वतों पे अपने दोनों पैर रख लिए और खड़े हो गए। तो यहाँ से जब बैल निकले तो भगवान शिव जो हैं वो भीम के टांगों के नीचे होकर तो निकल नहीं सकते, सारे बैल निकल गए, एक बैल रुक गया था, वो निकला नहीं। तो भीमबली ने आकर उनको पकड़ लिया। जैसे उनको पकड़ा वो ज़मीन में चले गए। उसी की यहाँ पे पूजा करते हैं। ऐसी कहानी ये बताते हैं लोग, और भी कई तरह की कहानी है। उसके बाद ऐसा भी कहानी है एक कि इस मंदिर को जो है पांडवों ने यहाँ पे इसका निर्माण किया था। उसके बाद करीब 700-800 शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका रेनोवेशन करवाया था और उसके बाद भी करीब 400 साल तक यह मंदिर जो है बर्फ़ में ढका रहा। किसी को मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे क्या है, पूरा बर्फ़ था चारों तरफ। और अभी लेटेस्ट 2013 में जो यहाँ पे आपदा आई थी उसके बारे में तो आप सभी को जानकारी होगी। जब आपदा आई थी तो पीछे से पानी की बहुत तेज़ धार आई थी। उसी पानी की तेज़ धार में यहाँ पे आप जो मंदिर के पीछे शिला देख रहे हैं, ये शिला आई थी लुढ़कती हुई। तो इस शिला से जो है पानी का बहाव जो है यहाँ से ना 2 भागों में डिवाइड होगा, राइट में और लेफ्ट में। उससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। तो ऐसा मानते हैं लोग कि ये जो शिला है ये भीम शिला है, क्योंकि स्वयं
भीम ने यहाँ पे मंदिर की स्थापना की भोलेनाथ की, तो भीम जो है आज भी इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं यहाँ पे। और भी मतलब कई कहानियाँ हैं, मैं आपको अब तक यहाँ की 3 कहानियाँ बता चुका हूँ। आई थिंक आपने भी यहाँ की कोई अलग कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर से करीब 1 किलोमीटर आगे आए हैं हम। यहाँ पे हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी लोग आते हैं और यहाँ से घोड़े खच्चर से और टोगी से भी जा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया। प्रत्येक 2 से 3 किलोमीटर पर पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे परामर्श कर सकते हैं। जब हम वापस आए तो गौरीकुंड के आसपास श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इसमें पैर रखना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, कल सुबह हमने हमारा ट्रैक इसी जगह से शुरू किया था, सुबह 9 बजे, और शाम को 6 बजे हम केदारनाथ मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर पहले रुक गए थे। तो वहाँ से केदारनाथ मंदिर तक जाने में आज सुबह हमें 1.5 घंटे का समय लगा। तो कुल मिलाकर इधर से जाने में हमें 10.5 घंटे लगे, और उधर से वापसी आने में हम सुबह 8 बजे चले थे और अभी शाम के 4 बज गए हैं, यानी कि उधर से वापसी आने में हमको सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे लगे हैं, और एक बार में हमने पूरा सफ़र तय कर लिया है। आज हमने 16 किलोमीटर का ये सफ़र किया है, और सुबह हम इधर से गए थे 1.5 किलोमीटर, वो भी था, और उधर भी घूमे थे। काफ़ी करीब 18-19 किलोमीटर चले हैं हम। तो देखिए, जब उधर से वापसी आए हैं हम, इधर से हम जब गए थे तब तो कोई लाइन नहीं थी, लेकिन अभी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे करीब 400-500 मीटर लंबी लाइन लगी हुई है। ये जो आप टैक्सी देख रहे हैं, ये टैक्सी जो है यहाँ से सोनप्रयाग तक जा रही हैं, गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक। तो टैक्सी में बैठकर सोनप्रयाग जाने के लिए ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। लाइन में से पुलिस वाले 2-2, 4-4 लोगों को अंदर भेज रहे हैं टैक्सी स्टैंड तक, और वहाँ से टैक्सी भर के आ रही हैं। अब हम अभी तक लाइन में लगे नहीं हुए हैं, वीडियो बनाने के लिए हम आ गए यहाँ पे। अब कन्फ्यूज़न ये है कि हमें उधर पीछे लाइन में लगना पड़ेगा या फिर यहीं से कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हमारा ये सफ़र काफ़ी शानदार रहा, बहुत ही आनंद आया। बाबा केदारनाथ ने हमें यहाँ पे बुलाया, तो समय मिले तो आप भी आइए, बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।